हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सुपर क्विक की श्रृंखला में हम आगे बढ़ चुके हैं और संस्कृत के आ चुके हैं हम पाठ 6 अर्थात षष्ठा पाठा सुभाषितानी पर। सुभाषितानी सबको ही बड़ी अच्छी लगती है, पढ़ने में भी और सुनने में भी, लेकिन इनके कुछ अन्वय भी आते हैं जिनको याद रखना पड़ता है। जब अनुवाद कर लेते हैं या अनुवाद जब हम श्लोक पढ़ लेते हैं, श्लोक को पढ़ने के बाद उसको एक क्रम में जो जमाया जाता है जिसको हम अन्वय कहते हैं, तो आपको पेपर में अन्वय फिल करने के लिए अवश्य आते हैं। तो अन्वय जरूर याद रखना है। श्लोक को ऐसे पढ़ना है कि श्लोक हमें याद रह जाए और उसके अन्वय भी रहते हैं तो अन्वय भी हमें याद हो जाए। मैंने आपसे ये कहा भी था कि जब ऐसा आता है कि श्लोक दिया है और फिर अन्वय बनाना है तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाता है। वहीं के वहीं जो शब्द होते हैं उनको हम मैच कर लेते हैं, कौन सा आ चुका है कौन सा छूट गया है। किंतु जब इस तरीके से अन्वय आ जाते हैं तब वो श्लोक हमें याद होना चाहिए। यह उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य सह ध्रुवम प्रसिद्धति। जो उद्देश्य को मतलब किसी उद्देश्य को जानकर क्रोधित होता है ना, तस्य सह ध्रुवम प्रसिद्धति, वह निश्चित ही उसको पूर्ण कर लेता है। तो क्या जो क्या होता है, निमित्त से, जो किसी उद्देश्य के निमित्त से क्रोधित होता है, जिसका क्रोधित होने का कोई कारण है और उस कारण को तस्य जाना अपगमे मतलब उसको जान लेता है, तो क्या होता है, निश्चित ही उसे सुख मिल जाता है। बाद में वो प्रसन्न हो जाता है कि चलो मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। यस मना, जिसका मन अकारण द्वेषी अस्ति, बिना किसी कारण के द्वेष करता है, तम कथम परितोषिष्यति, लोग उसको कैसे संतुष्ट करें। तो जनः, जब उसको पता ही नहीं हो क्यों गुस्सा है, वो तो आए दिन गुस्सा होता है, तो लोग कैसे प्रसन्न करें उसे। 3 ही शब्दों में पूरा अन्वय आपका हो गया। अगला है संसार में निश्चित ही निरर्थक नहीं है, मतलब जो इस संसार में है वह निरर्थक नहीं है। तो इस मतलब विचित्र संसार में, विचित्र संसारे खलु किंचित, जो इस संसार में है वो किंचित थोड़ा भी निरर्थक नहीं है। अश्वचेता, जो अश्व है घोड़ा है, वो किसमें अधिक वीर है, तो धावने दौड़ने में। तो खरा किसमें वीर है, धावने। और खरा जो गधा है वो किसमें वीर है, खरा है भारस बहने, बहने किसको, भार को ढोने में। तो इस विचित्र संसार में थोड़े से भी कोई भी थोड़ा भी थोड़ा भी निरर्थक नहीं है। अश्वचेता धामने, जैसे घोड़ा दौड़ने में यदि वीर है तो गधा जो है वो भार ढोने में वीर है। तो इस तरीके से अन्वय आपको फिल करना है। आगे है अधोलिखिता नाम वाक्या नाम कृते समानार्थक श्लोकांसान पाठा चित्वा लिखत। पहले तो ये अर्थ दिया हुआ है, पूरा अर्थ दिया हुआ है। अब आपको इस अर्थ को जानकर उस श्लोक का वो पद लिखना है जिसमें ये अर्थ समाहित है। देखिएगा, विद्वान सा ए भवति, यहाँ अनुक्तम अपि तथ्य जानति। विद्वान वही होता है जो बिना कहे, अनुक्त, जो बिना कहे उस तथ्य को जान जाता है। तो उठाइए श्लोक में से वो शब्द, वो पद। तो अनुक्त अप्यहति पंडितो जना, वही पंडित जो बिना कही बात को जान जाए। मनुष्य सम स्वभावई जनहि से मित्रता करोति, मनुष्य जो है वो समान स्वभाव वाले के साथ मित्रता करता है। उसमें था ना कि पंडित के साथ, या तो समान शील व्यसनेसु सख्यम, समान शील गुण वाले के साथ मित्रता होती है। परिश्रम कुर्वाण नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करता हुआ व्यक्ति कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता। ना अस्ति उद्धम समूह बंधु कृत्वों में न अवसादिति। हो गया ये उद्धमेन ही सिद्धंति, ये वाला उसी में था ये कि ना अस्ति उद्धम समो बंधु कृत्वा ये न अवसीदति। अगला देखते हैं, महांत जनः सर्वदेव संप्रकृत्या भवन्ति, जो महान लोग होते हैं सर्वदैव संप्रकृत्या भवन्ति, उनकी जो प्रकृति स्वभाव है वो समान है, तो वो हर जगह पर समान व्यवहार रखते हैं। क्या बोलते हैं, महताम संपत्ति विपत्तौ च एक रूपताम भवति, जो सज्जन लोग होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति में एक रूपता
चाहे वो धनी रहे चाहे निर्धन, लेकिन समान रूप से व्यवहार करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि श्लोक याद करना कितना आवश्यक है। श्लोक याद होंगे तो आप इन पंक्तियों के अर्थों को समझकर श्लोक के पद को लिख पाओगे। अगला है यथा निर्देश परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। जैसा भी संभव हो, जैसा निर्देश दिया है वैसा परिवर्तन करके उसका वाक्य भी बना दीजिए। गुड़ी गुणम जानती, इसको बदलना है बहुवचन में। तो गुड़ी का बहुवचन क्या होगा, फिर गुणम का और जानंती का। तो अब आपको ये देखना है कि सारे एक वचन में है, पर बहुवचन क्या होगा। गुड़ी इकारांत में है तो गुड़ी गुड़ी गुणिन गुणिनः। अब जो गुणम है द्विवचन का गुणम, तो गुणम गणो गुणान, तो गुणान आएगा। जिस विभक्ति में है उसी का बहुवचन। जानती तो ती तः अंति, तो जानंती। गुणिनः गुणान जानंती। ये एक वचन में है, इसका ये प्रथमा विभक्ति में, इसका प्रथमा विभक्ति का ही बहुवचन बनाएंगे। गुणम द्वितीय विभक्ति में है, द्वितीय विभक्ति का ही बहुवचन ले जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके आगे करते तो और क्लियर होगा। पशु उदीरितम अर्थम ग्रहणाति। अब ये वचन में नहीं, इसको कर्म वाच्य में बदलना है, और कर्म वाच्य में कर्म के आधार पर कार्य होता है। पशु उदारितम अर्थम ग्रहणाति, तो इसमें जो ग्रहणाति है ये तो बदल जाता है आत्मनेपद में, तो ग्रहणते हो जाता है, ग्रहणते। फिर कर्म वाच्य में जो तृतीय विभक्ति आती है तो हम लिखते हैं पशुना, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पशुना उदारितः, ये प्रथमा में, अर्थः और ग्रहणते कर्म वाच्य में आपके ये एक वचन में आ जाता है, क्योंकि उसके अनुसार ही यहाँ की होती है क्रिया, और ये जो है ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पशुना उदारितः अर्थः गृह्णते। मृगः मृगहि सै अनुव्रजन्ति, सबको एक वचन में, तो मृगाः का एक वचन क्या होगा, मृगः। मृगई तृतीय बहुवचन में है तो एक वचन क्या होगा, मृगेण। सह ज्यों का त्यों होगा, और अनुव्रजन्ति अंति का एक वचन ति। मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। क्लियर। आगे देखिए, कहा छायाम निवार्यति कर्म वाच्य में, तृतीया केन, फिर छायाम तो आपका सीधा आ जाएगा छाया, और निवार्यते केन छाया निवार्यते। कर्मवाच्य में हो गया, हमें पहला शुरू का क्या बदलना है, तृतीया में, बाकी सब प्रथमा में या एक वचन में। कर्त में तृतीया है तो तृतीया को प्रथमा, तो तेन का सहा एव वहनीना शरीरम दहती वह। अब यहाँ पर तृतीया है तो यहाँ पर एक उसमें आता है प्रथमा में ही, तो वहनी, फिर ये द्वितीया शरीरम को ज्यों का त्यों, और दहती सहा एव वहनी दहती। अब यहां से है संधि विच्छेद, संधि भी है और संधि विच्छेद भी है। ना अस्ति और उद्धम समा, तो मैंने आपसे कहा जब भी तीन आते हैं तो पहले आप एक एक को तोड़ के देख लो। छोटा बड़ा, छोटा छोटा बड़ा, तो नास्ति बन गया। नास्ति में ई है और ऊ है तो यू बन गया। तो नास्त्यु धम्म समः, ये देखिए ये नास्ति बना था, यहाँ का ई जो लिया वो ऊ से या बना दिया, और ये ऊ उसमें लग गया, बन गया सीधा ये दीर्घ संधि और यण संधि के अकॉर्डिंग। फिर है तस्यापगमे, तस्य और अपगमे, ये देखिए तस्य बड़े आ की मात्रा, अच्छा तस्यो, फिर यहाँ पर तस्योपगमे, तब होगा उपगमे। अनुक्तम अपि उहति, अनुक्तम में हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा अनुक्तम सीधा, फिर अपि में जो पी आएगा वो ऊ से जुड़ेगा तो प्य होती यण संधि से। इसके बाद है गावः च, तो बना गावाश्च, यहाँ का विसर्ग और यहाँ का चा, तो फिर लगता है विसर्ग की जगह शा, तो होता है गावाश्च विसर्ग संधि के नियम से। चा के पहले यदि विसर्ग हो तो विसर्ग के स्थान पर शा आता है, गावाश्च। फिर अगले की तरफ चलते हैं,
ना अस्ति मिलके क्या होगा, नास्ति। रक्तः प्लस चा, फिर वही चा आया है, सा है तो रक्ताश्च, फिर बड़ा लग जाएगा रक्ताश्चास्त समये। ये देखिए, इससे विसर्ग लगा तो यहाँ शा आया, इस चा का छोटा और छोटा मिलके क्या बनाया, बड़ा, तो रक्ताश्चास्त समये। अगला है योज, तो क्या हो जाएगा, ता है तो फिर आता है एक नियम कहता है कि विसर्ग के बाद चा हो या छा हो तो मिलने पर विसर्ग के स्थान पर शा आता है, विसर्ग के बाद ता हो अथवा था हो तो विसर्ग के स्थान पर सा आता है। अब यहाँ पर देखिए, विसर्ग के बाद ता आया तो विसर्ग के स्थान पर क्या आया, सा आया। तो यहाँ पर जो आपने जितने भी पढ़े हैं, यण और दीर्घ का मिक्स पढ़ा है और साथ ही आपने विसर्ग संधि को देखा है। संधि के नियमों को देखते चलिएगा तो आपके संधियां क्लियर होती जाएंगी। समास विग्रह पर हम आते हैं। उद्धम समः, कहीं समस्त पद है, कहीं समास का विग्रह है। उद्धम समः, जो परिश्रम करता है, तो देखिए क्या लिखेंगे आप, उद्धमेन समः, परिश्रम के द्वारा। शरीरे स्थिता, तो शरीर स्थितः अलग अलग है, जोड़ दो तो समस्त पद बन गया शरीर स्थितः। निर्बला, जो बल के अभाव में हो, तो आप क्या लिखेंगे, बलेन निर, तो बलेन रहितः। निर का अर्थ होता है रहित, के बिना, इसमें निर लगा हुआ है। अव्ययी भाव समास। देह से विनाशाय, देह से विनाशाय में से स्या हटा दो, सीधा बन जाएगा देह विनाशाय। महावृक्ष, इसको तोड़ो तो महान चासौ वृक्षा, महान वृक्ष है इंसा, देखिए महान चासौ आया, तो आप दोनों, क्योंकि ये किसमें है, ये है आपका कर्मधारय समास। समान शील व्यसनम एसाम तेसु, तोड़ा है, अब जोड़ दो, सीधा डैश डैश कर, देखिए समान शील व्यसनेसु। अयोग्य, ये नंच तत्पुरुष में आता है, जहां आ वहां ना, समास विग्रह ना योग्य। तो देखा आपने, जो टूटे हुए थे उनको जोड़ना कितना आसान था, उसमें से विभक्ति हटाओ, शब्दों को जोड़ दो। तो जोड़े हुए थे विभक्ति लगाओ, या आवश्यक उस समास का जो मुख्य पहचान वाला जो चिन्ह जिसका आना जरूरी है, जैसे महान चासौ वृक्षा, उसका प्रयोग करो और आप समास विग्रह बनाइए। तो बहुत आसान है, हर एक उसके नियम को पता करिए, याद रखिए और फिर देखिए आपसे सब कुछ बनेगा। विलोम पद लेकिन आपके पाठ से संबंधित। प्रसिद्धति, मूर्खा, बलि, सुलभा, संपत्ति, असमये, सार्थकम। तो यहाँ देखिए अवसिद्धति, प्रसिद्धति का अवसिद्धति, मूर्खः पंडितः दिया, विद्वान नहीं दिया पाठ में, पंडितः। बलि निर्बलः, सुलभः तो दुर्लभः, संपत्ति तो विपत्ति, अस्त समये उदय समये या उदय, सार्थकम और निरर्थकम। ये वो शब्द हैं जो हमें आते भी हैं और पाठ में प्रयोग भी हुए हैं। अगला देखिए, अब यहां पर संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। वायसः, वायसः मतलब होता है कौआ, तो वायसः वर्णः वायसः कृष्ण वर्णः भवति। देखिए निमित्तः, निमित्त मतलब होता है कारण, जैसे राम किस निमित्त से आया है, रामस्य आगमनस्य निमित्तः के, राम के आने का निमित्त क्या है। सूर्यः पूर्व दिशायाम् उदेति, पिकः मधुरं गायति, वह्नि तीव्रं प्रज्वलति या अत्र वह्नि प्रज्वलति अस्ति, प्रज्वलितः अस्ति। ये हो जाते हैं आपके। बहुत छोटे छोटे वाक्य बनाइए, बहुत बड़े बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपको अस्ति संति भवंती और कालों को याद रखिए और वाक्य निर्माण आपका बहुत आसानी से होगा। कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होती है। सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, हम 8वीं में भी हमने पढ़ा था, ठीक। और यहाँ पर आपका देखिए सुपर क्विक रिवीजन भी हो गया हमारे पंचमा पाठा का भी, षष्ठा पाठा का भी। तो यहाँ पर आप लगातार सुपर क्विक रिवीजन की श्रृंखला में चल रहे हैं, मतलब यदि आप रोज पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही जल्दी पूर्ण होने वाला है और आप पेपर के लिए रेडी हैं। तो हमारी इस श्रृंखला से जुड़े रहिए, चैनल से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे होगा क्या कि आपको वो सब मिलेगा जिसकी जरूरत आपको है। और इसी के साथ थैंक यू।